कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जानती हूँ आप लोग बहुत नाराज़ हो। मैंने अपनी स्टोरी इतनी लेट अपडेट कर रही हूँ, क्या करूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पंखा बंद नहीं कर पा रही हूँ। पंखा बंद करती हूँ तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और एक और बात, मेरे घर में एक तोता है जो हमेशा बोलता रहता है। जब भी रिकॉर्डिंग करने जाऊँ बीच में आकर बोल ही देता है। उसके बाद कहता है कि मम्मी तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो गई। उसकी वजह से मेरी सारी रिकॉर्डिंग बर्बाद हो जाती है, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं कह सकती। बहुत छोटी है, 5 साल की है। बहुत ज़्यादा बातें कर ली मैंने आज। चलो अब वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विहिंग ने वांगजी को प्रपोज किया था, जिस वजह से वांगजी विहिंग पर गुस्सा हो गया था। अब आगे वांगजी गुस्से से विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, विहिंग वो एक एक्सीडेंट था जो हम दोनों के बीच हुआ। तुमने उसको प्यार समझ लिया। मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करूँगा। मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे लड़कियाँ पसंद हैं ना कि लड़के। विहिंग जब यह सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह रोते हुए वांगजी की तरफ जाता है और कहता है, वांगजी क्या कभी तुम्हें मेरे प्रति कोई फीलिंग नहीं आई? वांगजी गुस्से से विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। ऐसा कहकर वांगजी विहिंग को जोर से धक्का देता है। विहिंग नीचे ज़मीन पर गिरने ही वाला था कि विहिंग जल्दी से खुद को गिरने से बचा लेता है और वांगजी की तरफ रोते हुए देखता है। वांगजी अभी भी विहिंग की तरफ गुस्से से देख रहा था और विहिंग से कहता है कि देखो, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था वह बस एक एक्सीडेंट था। मुझे ड्रग्स दिया गया था जिस वजह से मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया, नहीं तो मैं कभी भी तुम्हें टच नहीं करता। ये कितना डिस्गस्टिंग था। तुम्हें पता है मुझे खुद पर ही घिन आती है कैसे मैं एक लड़के के साथ सो गया और उसके साथ इंटीमेट हो गया। जैसे ही विहिंग ये सब सुनता है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह वांगजी के पास जाता है और वांगजी के हाथ को पकड़कर पूछता है, क्या सचमुच तुम्हें अपने ऊपर डिस्गस्टिंग फील होता है? वांगजी गुस्से में विहिंग को धक्का देता है और कहता है, हाँ, मुझे अपने आप पर डिस्गस्टिंग फील होता है। तुम मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ, मुझे अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है। वांगजी ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी विहिंग कहता है, रुको, मुझे एक सवाल पूछना था तुमसे, क्या जवाब दोगे? वांगजी विहिंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, हाँ पूछो। विहिंग फिर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, अगर तुमने यही सब कुछ किसी लड़की के साथ किया होता तो क्या कर? वांगजी विहिंग के सवाल सुनकर भी चुप खड़ा होता है। वह विहिंग की तरफ देखता नहीं। विहिंग जब यह देखता है कि वांगजी उसकी तरफ देख नहीं रहा तो वह रोते हुए मुस्कुरा देता है और कहता है, अगर तुम यह सब एक लड़की के साथ करते तो तुम उसकी जिम्मेदारी लेते, उससे शादी करते, लेकिन तुमने ये सब मेरे साथ किया है। क्योंकि मैं एक लड़का हूँ इसलिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती मेरे प्रति। लड़की की वर्जिनिटी और डिग्निटी मायने रखती है, क्या एक लड़के की नहीं? क्या तुमने मेरी वर्जिनिटी नहीं ली है? क्या तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है? वांगजी विहिंग के सवालों का कोई भी जवाब नहीं देता। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। वांगजी को जाता देख विहिंग अपने घुटनों के बल आकर बैठ जाता है और रोने लगता है और अपने घुटनों में अपने सर को छुपा लेता है और कहता है, निहोसेंग तुम सही थे। मुझे पता था आज वांगजी मेरे दिल को तोड़ने वाला है, वह मुझे रिजेक्ट करने वाला है, इसलिए तुम बार बार मुझे वांगजी को प्रपोज करने से मना कर रहे थे। लेकिन देखो, मुझे लगा कि वांगजी मुझसे प्यार करता है और मैंने उसे प्रपोज किया तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और विहिंग फिर से रोने लगता है। वांगजी गुस्से से अपने रूम के बाहर आ जाता है, लेकिन तभी अचानक उसका फ़ोन रिंग करता है। वह फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ उसकी मॉम कार्मन ली थी। कार्मन ली वांगजी से कहती है कि वांगजी जल्दी से घर आओ, तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी है। वांगजी जब यह सुनता है तो कहता है, ठीक है मॉम, मैं अभी आ रहा हूँ। ऐसा कहकर वह वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वह रुक जाता है और एक बार अपने रूम के दरवाजे की तरफ देखता है और कुछ मन में सोचता है और वहाँ से चला जाता है। वांगजी अपने हॉस्टल से सीधे लैंड मैंसन में पहुँचता है। वह जैसे ही लैंड मैंसन में पहुँचता है तो उसकी मॉम कार्मन ली मेन गेट पर ही खड़ी थी और उसका इंतज़ार कर रही थी और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और कहती है, तुम आ गए, कब से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, जल्दी आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। ऐसा कहकर वह वांगजी का हाथ पकड़कर
मेंशन के अंदर ले जाने लगती है। जी जैसे ही मेंशन के अंदर जाता है तो वह देखता है कि उसका बड़ा भाई लैंस सिचेन लिविंग रूम में बैठा था और उसके अंकल और उसकी बहन इंगजी भी वहीं पर थी। लेकिन वहाँ पर एक नया शख्स था जिसे वांग जी नहीं पहचानता। वह अपनी माँ की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, माम क्या बताना चाहती थी आप? कार्वन ली वांग जी की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और उस पर्सन के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, वांग जी इससे मिलो, ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। तुम्हारे भाई लैंस सिचेन ने शादी कर ली है। उसके बाद कार्वन ली उस पर्सन की तरफ देखती है और कहती है, मिंगयाओ बेटा, ये मेरा दूसरा बेटा लान वांग जी है। ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। वांग जी ये मिंगयाओ है जिससे तुम्हारे ब्रदर लैंस सिचेन ने शादी की है। ऐसा कहकर कार्वन ली वांग जी और मिंगयाओ को इंट्रोड्यूस करवाती है एक दूसरे से। वांग जी जब यह सुनता है तो वह अपनी जगह पे ही स्टैचू हो जाता है और अपनी माँ की तरफ हैरानी से देखने लगता है। वांग जी के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। यह देखकर कार्वन ली को बहुत अजीब लगता है। वह जल्दी से वांग जी के पास आती है और कहती है, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? तुम्हारे बड़े भाई ने शादी कर ली है। वांग जी अभी भी अपनी माँ की तरफ हैरानी से देख रहा था। मॉम, ब्रदर ने एक लड़के से शादी की है, इससे आपको कोई आपत्ति नहीं है? आपको देखकर लग रहा है कि आप बहुत खुश हो। कार्वन ली वांग जी की बात सुनकर फिर से मुस्कुरा देती है और कहती है, मुझे क्यों आपत्ति होने लगी? मैं एक माँ हूँ, मेरा बच्चा जैसे खुश रहेगा मुझे वैसे ही पसंद आएगा। उसने एक लड़के से शादी की है तो क्या हुआ? बस मैं ये चाहती हूँ कि वह दोनों एक दूसरे के साथ सारी ज़िंदगी खुशी खुशी रहें। और अगर तुम भी कभी किसी लड़के को लेकर आए और कहा कि मॉम ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, तो मैं खुशी खुशी तुम दोनों की शादी करवा दूँगी। वांग जी जैसे ही यह सुनता है तो उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाते हैं। फिर वह अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, अंकल आपको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? लैन कुरैन वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, क्यों होगा ऑब्जेक्शन? बस मैं चाहता हूँ कि लैंस सिचेन हमेशा खुश रहे। वांग जी जैसे ही यह सब सुनता है तो उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। वह अपनी आंखें बंद करता है तो उसकी आंखों के सामने विहिंग का चेहरा आ जाता है। वह जल्दी से अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है, मॉम मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। ऐसा कहकर वह लैन मेंशन से जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करता है। कार्वन ली पीछे से चिल्लाती रहती है, अरे रुक जाओ, अभी आए हो, बाद में चले जाना। लेकिन वांग जी कार्वन ली की कोई बात नहीं सुनता और अपनी बाइक लेकर सीधे हॉस्टल की तरफ निकल जाता है। वांग जी हॉस्टल की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। वांग जी के आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वह रो रहा था लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था कि वांग जी रो रहा है। वांग जी किसी तरह अपने हॉस्टल में पहुंचता है। वह अपने रूम की तरफ जाने लगता है लेकिन तभी अचानक हॉस्टल का वार्डन वांग जी के पास आता है और कहता है, वांग जी रुको। वांग जी वार्डन की बात सुनकर रुक जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। वार्डन वांग जी के पास आता है और उसके हाथ में चाबी देते हुए कहता है, ये चाबी विंग ने दी है, उसने रूम खाली कर दिया है, अब से वह उस रूम में नहीं रहेगा। वांग जी जैसे ही यह सुनता है तो वह वार्डन की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, क्या कहा आपने? वार्डन फिर से वही बात कहता है, विंग ने रूम खाली कर दिया है और उसने चाबी तुम्हें देने को कही है। वांग जी कहता है, वह हॉस्टल के किसी और रूम में रहने के लिए गया है क्या? वार्डन कहता नहीं, उसने कहा है कि वह हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा है। मैंने उससे पूछा भी, इस तरह अचानक वह क्यों जा रहा है? अभी तो उसके एग्ज़ाम भी स्टार्ट नहीं हुए हैं। लेकिन उसने कहा कि उसे एग्ज़ाम नहीं देना है। अब वह कोई भी एग्ज़ाम नहीं देगा, वह अपने घर वापस जा रहा है। और वो बहुत रो रहा था। तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? तुम दोनों ने क्या आपस में लड़ाई की है क्या? वांग जी जब यह सुनता है तो वह हैरान हो जाता है और वह वार्डन से कुछ बोलने जा रहा था लेकिन उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। वह वार्डन से कहता है, कब 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 निकला है वो यहाँ से? वार्डन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि वह तो कम से कम आधा घंटे पहले यहाँ से निकल गया। वांग जी जैसे ही यह सुनता है तो वह पूछता है कि वह कहाँ गया है। वार्डन उसकी तरफ देखता है और कहता है, शायद वह रेलवे स्टेशन गया है। वांग जी जैसे ही यह सुनता है कि विहिंग रेलवे स्टेशन गया है तो वांग जी वहाँ पर एक पल के लिए नहीं रुकता। वह जल्दी से हॉस्टल से बाहर आ जाता है और अपनी बाइक लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाता है। अभी भी रास्ते में बहुत बारिश हो रही थी। वांग जी को सामने का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर भी वांग जी बड़ी मुश्किल से रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। वह हर रेल के डिब्बे में चढ़कर देखता है कि विंग उस डब्बे में या उस कंपार्टमेंट में है कि नहीं। वह हर जगह हर कोने में विंग को ढूंढता है लेकिन उसे पूरे रेलवे स्टेशन में विंग कहीं भी नहीं मिलता। वांग जी अपने घुटनों पर आ जाता है और रोने लगता है। थोड़ी देर बाद वह अपने हॉस्टल
वापस आ जाता है। वांग जी जैसे ही अपने रूम के अंदर आता है तो उसका रूम पूरा खाली था। जैसे वह विंग के आने से पहले रहा करता था, उसका रूम बिल्कुल वैसा ही हो गया था। वांगजी पूरे रूम को ध्यान से देखता है। विंग ने पूरे रूम में वांगजी और उसकी तस्वीरें लगा रखी थी। वांगजी हमेशा विंग को इस वजह से डांटता रहता था कि उसने पूरे रूम की दीवार बर्बाद कर दी है, लेकिन आज रूम की दीवार बिल्कुल साफ़ है। लेकिन वांगजी को यह दीवार अच्छी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके बाद वांगजी की नज़र अपने बेड पर पड़ती है। वह अपने बेड पर पड़े हुए सामानों को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि विंग ने वांगजी का ज़्यादातर सामान बोरो कर रखा था। वह सब सामान वांगजी के बेड पर पड़ा हुआ था। वांगजी उन सब सामानों को लेता है और अपनी वार्डरोब में रखने के लिए जाता है। जैसे ही वांगजी वार्डरोब खोलता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके वार्डरोब में विंग के दिए हुए जितने भी कपड़े थे सब गायब थे। यह देखकर वांगजी कहता है वह अपने साथ खुद की दी हुई सारी चीज़ें ले गया और मेरी चीज़ें वापस रख गया। तभी वांगजी की नज़र अपने वार्डरोब के एक किनारे पर पड़ती है। वहाँ पर एक तस्वीर रखी थी। वांगजी उस तस्वीर को निकालता है और देखने लगता है। वह विंग की तस्वीर थी। वांगजी उस तस्वीर पर अपना हाथ फेराता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं डर गया था तुम्हें अपनाने से। मुझे लगा था कि मेरी मॉम इस बात को कभी राज़ी नहीं होगी। मैं तुम्हें झूठा दिलासा नहीं देना चाहता था। मैं तुम्हें किसी होप में नहीं रखना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हकीकत बात यह है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस दिन से नहीं जिस दिन से हम दोनों के बीच वो सब हुआ। मैं तुम्हें बहुत पहले से ही प्यार करता हूँ विंग, लेकिन मैं सबके सामने ऐसा कहने से डर गया था। तुम एक लड़के हो और मैं भी एक लड़का हूँ। मुझे लगा कि जब मेरी फैमिली को इस बात का पता चलेगा तो मॉम और अंकल हम दोनों के रिश्ते के लिए मना कर देंगे। मैं अपनी मॉम को किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं देना चाहता। मैं उनसे बहुत प्यार करता था विंग, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें रिजेक्ट करना बेहतर समझा। मैं जानता हूँ आज मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। मेरे शब्द तुम्हें तीर की तरह चुभ रहे थे, जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर था। तुम्हें मेरा इंतज़ार करना चाहिए था, इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाना चाहिए था विंग। मैंने तुमसे झूठ कहा था। वह रात तो मेरे लिए सबसे हसीन रात थी। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे डिस्गस्टिंग फील होता है। ऐसा नहीं है विंग, मैं बहुत खुश था उस दिन कि हम दोनों एक हो गए। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ विंग, मैं तुम्हें ढूंढकर ज़रूर निकालूंगा। ऐसा कहकर वांगजी अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछता है और कहता है कि अब मैं वैसे जीऊँगा जैसे तुम जिया करते थे विंग। मैं एक ना एक दिन तुम्हें ढूंढकर ज़रूर निकालूंगा, तुम्हें ज़रूर फिर वापस अपनी ज़िंदगी में लेकर आऊँगा। मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कहकर वांगजी विंग के बेड पर आकर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। प्रेजेंट टाइम वांगजी अचानक से झटके से उठता है। वह अपने आसपास देखता है तो वह अपने अपार्टमेंट में था। वह एक स्माइल देता है और विंग की तस्वीर की तरफ देखता है और कहता है गुड मॉर्निंग विंग, आज मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। ऐसा कहकर वांगजी जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है और वहाँ से बात लेकर जल्दी से बाहर आ जाता है और जल्दी से अपने वार्डरोब के पास आता है और विंग की तस्वीर की तरफ देखते हुए कहता है विंग, आज मुझे क्या पहनना चाहिए, तुम बताओ ना। तुम्हें तो बोरिंग कपड़े अच्छे नहीं लगते, मैं कुछ अच्छा सा पहनता हूँ। ऐसा कहकर वह वार्डरोब के सारे कपड़ों को देखने लगता है। सारे कपड़े ही अच्छे थे। अब वांगजी ने अपनी चॉइस बदल ली थी। उसके ओल्ड और बोरिंग कपड़े वह नहीं पहना करता था, अब वह विंग के चॉइस के कपड़े पहना करता था। लेकिन वांगजी को अब उन कपड़ों में भी कमी नज़र आ रही थी। वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कौन सा कपड़ा पहने और कौन सा नहीं। वह एक जगह बैठ जाता है और सोचने लगता है और कहता है विंग, मैं तुमसे इतने सालों बाद फिर से मिलने वाला हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूँ। अचानक वांगजी की नज़र अपनी यूनिफॉर्म पर पड़ती है। वांगजी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वांगजी यूनिफॉर्म की तरफ देखता है, उसके बाद विंग की तस्वीर की तरफ देखता है और कहता है विंग, तुम्हें सुपर कॉप पसंद थे ना, तुम्हें पुलिस फोर्स पसंद थी ना, इसलिए मैंने बिजनेस छोड़कर पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लिया। मुझे याद है तुमने एक दिन कहा था कि तुम्हें कॉप पसंद है, तुम्हें पुलिस ऑफिसर पसंद है। अगर तुम लड़की होते तो तुम ज़रूर उससे शादी करते।
इसलिए तो मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की। ऐसा कहकर वांग जी जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म लेता है और उसे पहन लेता है। वांग जी ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर बार बार अपना हेयर स्टाइल चेंज करके देख रहा था कि वह कौन से हेयर स्टाइल में ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। उसके बाद वांग जी अपने अपार्टमेंट से बाहर आ जाता है और अपनी कार लेकर विहिंग के हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वह सोचता है कि वह विहिंग के लिए क्या गिफ्ट ले जाए, तो उसे एक फ्लावर शॉप दिखता है, तो वह जल्दी से फ्लावर शॉप में पहुंच जाता है और विहिंग के पसंद के सारे फूलों को खरीद लेता है और वांग जी सीधे विहिंग के हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वांग जी कार से बाहर निकला ही था कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ उसके पीछे एक कार खड़ी थी और उसके अंदर उसकी बहन यंगजी बैठी थी। वांग जी जल्दी से यंगजी के पास जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यंगजी वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, गगा, आप शायद भूल रहे हो कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आई हूँ। उसके बाद यंगजी अपने ड्राइवर की तरफ देखती है और कहती है, अंकल, क्या आप डिक्की से मेरे लिए व्हीलचेयर निकाल दोगे? ड्राइवर हाँ में अपना सिर हिलाता है और जल्दी से कार से बाहर निकल जाता है। उसके बाद डिक्की से यंगजी के लिए व्हीलचेयर निकाल कर लाता है। वांग जी जब यह देखता है तो यंगजी से पूछता है, तुम अकेली क्यों आई हो? मॉम को साथ लाना चाहिए था। यंगजी वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, गगा, मॉम को कुछ इम्पोर्टेंट काम था इसलिए वह नहीं आई हैं। मैं ड्राइवर अंकल के साथ आई हूँ। लेकिन आप मेरी छोड़िए, आप ये बताइए, आप यहाँ इतनी सुबह क्या कर रहे हैं? वांग जी यंगजी की तरफ देखता है और कहता है, मैं यहाँ अपने एक पुराने केस के सिलसिले में आया हूँ। ऐसा कहकर वांग जी टॉपिक को चेंज कर देता है और उसके बाद यंगजी को व्हीलचेयर पर बैठाने में मदद करता है। यंगजी यह देखती है और स्माइल करती है और कहती है, आप मेरे साथ जाने वाले हैं? वांग जी हाँ में अपना सर हिलाता है। फिर यंगजी को लेकर वांग जी हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है और विहिंग का केबिन के बारे में पूछता है। जब उसे विहिंग के केबिन नंबर का बारे में पता चलता है तो यंगजी को लेकर सीधे विहिंग के केबिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कंपाउंडर से कहता है कि हमारी अपॉइंटमेंट है। विहिंग अंदर आने को कहता है। वांग जी और यंगजी दोनों ही अंदर चले जाते हैं। विहिंग अभी किसी फाइल को रीड कर रहा था, इसलिए वह सामने की तरफ बिना देखे ही उन्हें बैठने को बोलता है। वांग जी यंगजी को लेकर आता है और विहिंग के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। विहिंग का जब फाइल को रीड करना ख़त्म हो जाता है तो वह अपने सामने की तरफ देखता है। उसके सामने वांग जी बैठा था जो मुस्कुरा रहा था। वांग जी को देखकर विहिंग के फेस एक्सपीरियंस बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, वह बिल्कुल कोल्ड हो जाता है। फिर वह वांग जी को कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी यंगजी बीच में बोल पड़ती है, वीगा, ये मेरे साथ आए हैं, ये मेरे बड़े भाई लैन वांग जी हैं। उस दिन तो आपसे बातचीत नहीं हो पाई थी, आप वहाँ से चले गए थे, ये मुझे लेकर यहाँ पर आए हैं। मेरे पैरों में बैंडेज करना है ना, मेरा एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मैंने आज की अपॉइंटमेंट भी ले रखी है। विहिंग जब यह सुनता है तो वह कुछ भी नहीं कहता, वह अपने टेबल पर रखे वेल को बजा देता है। वेल की आवाज़ सुनते ही एक नर्स केबिन के अंदर आ जाती है और वह विंग की तरफ देखने लगती है और कहती है, क्या बात है सर, आपने मुझे बुलाया? विंग नर्स की तरफ देखता है और कहता है कि यंगजी के पैर की बैंडेज चेंज कर दो। नर्स हाँ में अपना सर हिलाती है और उसके बाद यंगजी को लेकर साइड में चली जाती है और यंगजी की बैंडेज को चेंज करने लगती है। विहिंग वांग जी की तरफ देखता तक नहीं और वह भी अपनी जगह से उठ जाता है और यंगजी के पास आ जाता है और उसके इंजरी को देखने लगता है। वह यंगजी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारी इंजरी अब पहले से बेहतर हो चुकी है, तुम्हें मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, इसे रोज़ लेते रहना और अपने पैरों पे अप्लाई करते रहना और तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर विहिंग फिर से अपने चेयर पर आकर बैठ जाता है और कुछ लिखने लगता है। लिखने के बाद वह फिर से यंगजी के पास जाता है और यंगजी को कहता है, इसमें मैंने दवाइयों के नाम लिख दिए हैं। यंगजी उस पेपर को ले लेती है। फिर वह वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, गगा, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? वांग जी यंगजी के पास आता है और फिर यंगजी को लेकर उस रूम से बाहर जाने लगता है। यंगजी वांग जी को रोक देती है और विहिंग की तरफ देखती है और कहती है, गगा, मैं आपसे अब एज ए पेशेंट तो मिलने नहीं आ सकती, क्या मैं नॉर्मली आपसे मिलने आ सकती हूँ? विंग यंगजी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ ज़रूर मिलने आ सकती हो। ऐसा कहकर विंग फिर से अपना काम करने लगता है। वांग जी यंगजी को लेकर हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है और यंगजी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम ड्राइवर अंकल के साथ घर वापस चले जाओ, मुझे यहाँ पर ज़रूरी काम है। यंगजी हैरानी से वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, आपको ज़रूरी काम है, मगर क्या? वांग जी कहता है, तुम भूल गई हो कि मैं यहाँ अपने एक पुराने केस के सिलसिले में आया हूँ।
अब तुम यहाँ से जाओ। ऐसा कहकर वांगजी ड्राइवर को इशारा करता है। ड्राइवर आकर यंगजी को अपने साथ ले जाता है। फिर जल्दी से अपनी कार में आता है और विहिंग के लिए लाया हुआ गुलदस्ता लेकर विहिंग के केबिन की तरफ निकल पड़ता है। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।